सो फ्लूइड्स के पार्ट 3 में आज हम चर्चा करने वाले हैं कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस की, साथ में सरफेस टेंशन की एंड सरफेस एनर्जी की। और जब भी किसी बबल या फिर सोप के सरफेस एरिया में राइज हो रहा होता है तो वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, या फिर अगर सरफेस एरिया में डिक्रीज है तो वो कितनी रिलीज़ करेगा, आज उसकी चर्चा करेंगे। साथ में हम लोग आज किसी भी कर्व सरफेस में सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस हो जाती है, आज उसकी भी चर्चा होगी। साथ में किसी वाटर ड्रॉप या फिर सोप बबल के अंदर जो एक्सेस प्रेशर आ रहा है सरफेस टेंशन की वजह से, उसका क्या फार्मूला है, उसका भी एक रिवीजन लेंगे। और साथ में कैपिलरी एक्शन और कैपिलैरिटी की बातचीत होगी। और साथ में जो राइज और फॉल हो रहा होता है किसी नैरो कैपिलरी ट्यूब में, उसमें कितनी हाइट तक वो राइज करेगा, जिसे कि एसेंट फार्मूला कहते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो ये बचे हुए कुछ टॉपिक्स हैं 6 to 7 जिसकी चर्चा आज हम फ्लूइड्स पार्ट 3 में करते हैं। तो मैं सबसे पहले चर्चा करता हूँ कोहेसिव एंड एडहेसिव फोर्सेस के साथ, इसको हटाता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सो कोहेसिव फोर्स की अगर हम बात करें तो आपको पहले से भी आइडिया है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम सब्सटेंस, उसको कहते हैं कोहेसिव फोर्स। कोहेसिव यानी एक ही मटेरियल के दो मॉलिक्यूल आपस में किससे अट्रैक्ट करते हैं। एडहेसिव का मतलब है कि एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस को के मॉलिक्यूल को कैसे अट्रैक्ट करता है, उसे हम एडहेसिव फोर्स कहते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे हमने ये दो नाम रख रखे हैं। इसके पीछे आप जानते हैं, आप बहुत पहले से भी जानते हैं कि दो मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और उनकी जो अट्रैक्शन फोर्स है वही उनको बाइंड करने में हेल्प करती है। सॉलिड्स में ये बहुत ज़्यादा है, कंपैरेटिवली लिक्विड में कम है और गैस में बहुत ही कम है। जो मॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस जो लग रही होती है उन्हीं से इनकी लिंकिंग है। अब हमारे आजू बाजू कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जिनकी कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है, वो दूसरों से नहीं चिपकते। जैसे मरकरी, आपको पता है मरकरी को अगर आप किसी चीज़ के किसी कपड़े के ऊपर रखें वो उससे बिल्कुल नहीं चिपकेगा। और मरकरी को जैसे ही आजू बाजू में किसी मरकरी के ड्रॉप के पास ले आते हैं, वो दोनों आपस में चिपक करके एक बड़ा ड्रॉप बन जाते हैं। तो इसका मतलब मरकरी की कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहीं अगर आप वाटर को किसी चीज़ के ऊपर फेंकें तो वाटर वेट कर देता है। वेट करने का मतलब गीला करना का मतलब उससे चिपक जाना। मरकरी किसी को वेट नहीं करता लेकिन वाटर वेट करता है, क्योंकि वाटर की एडहेसिव फोर्स, खासकर मैं इम्प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ। प्योर वाटर में न्यूट्रलाइज्ड है, दोनों का लगभग एक बैलेंस है। लेकिन इम्प्योर वाटर की अगर हम बात करें तो वो जैसे ही किसी कपड़े के ऊपर डालते हैं तो वो कपड़े से चिपक जाता है। तो इसका मतलब ये है कि वाटर की एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। तो फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस एडहेसिव है और सेम सब्सटेंस कोहेसिव है। इसकी जानकारी आपको पहले से है, कोहेसिव और एडहेसिव की। इसकी वजह से कुछ चीज़ें और भी राइज होती हैं। जब भी किसी सरफेस से कांटेक्ट हम करा रहे होते हैं तो उसके अंदर एक एंगल ऑफ कांटेक्ट राइज होता है। तो इसके बाद मैं छोटी सी चर्चा एंगल ऑफ कांटेक्ट के करता हूँ, फिर हम लोग सरफेस टेंशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो कोहेसिव और एडहेसिव के साथ जुड़ा हुआ एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं एंगल ऑफ कांटेक्ट। थोड़ा इसको समझ लीजिए अगर आप कोहेसिव और एडहेसिव को समझ रहे हैं तो। वैसे एंगल ऑफ कांटेक्ट की जो बेसिक डेफिनेशन है वो है एंगल बिटवीन द टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस एंड द सॉलिड सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इनसाइड द लिक्विड। अब इसका मतलब एक बार समझ लीजिए, जैसे कि अगर आप किसी ग्लास सब्सटेंस को लें और इसके अंदर वाटर भर दें, बहुत प्योर वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है जिसमें थोड़ी इम्प्योरिटी है। जब आप इसको इस ग्लास कंटेनर के अंदर रखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि ये धीरे धीरे ये वाटर इससे चिपकने की कोशिश करेगा। तो ये जो सरफेस वाला जो कांटेक्ट के पास है ये थोड़ा थोड़ा इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। जब ये शिफ्ट होंगे तो इनके जो बाजू वाले मॉलिक्यूल होंगे ये इनको भी अट्रैक्ट करेंगे और ऐसा करते करते आप कुछ इस तरीके का लेवल आखिरी में देखेंगे, इस तरीके से। यानी ये ऊपर की तरफ से थोड़ा राइज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के पार्टिकल इससे चिपकना चाह रहे हैं। तो जब चिपकते हैं एडहेसिव फोर्स, ये इससे चिपका, ये बाजू वाला भी इससे चिपका, तो ये अपने साथ वालों को भी अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्डिंग है सरफेस में। एक सरफेस टेंशन की भी लॉजिक है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। लेकिन फिलहाल समझिए कि जब एक पार्टिकल यहाँ चिपका, एक पार्टिकल यहाँ चिपका, तो ये अपने बाजू वाले पार्टिकल, ऊपर वाला पार्टिकल और इससे ऊपर चिपकना चाह रहा है।
तो जब ये इससे चिपकेगा तो इसके बाजू वाले पार्टिकल भी इसके साथ ही आएंगे और ऐसा करते हुए ऊपर की तरफ थोड़े से राइज हो जाएंगे। तो जब भी कभी एडहेसिव फोर्स ज़्यादा होती है कोहेसिव फोर्स से, यानी कि एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगा, तो आप देखेंगे पार्टिकल सरफेस से चिपकना चाहेंगे। चिपकने के चक्कर में थोड़ा सा लेवल इनका ऊपर से कर्व्ड हो जाएगा, इस तरीके से कर्व होगा। तो जहाँ ये कर्व हो रहा है, इस कर्व को आप ध्यान से देखिए। अगर ये इस तरीके का लेवल डेवलप हुआ है तो ये लिक्विड सरफेस का टेंजेंट है और ये सॉलिड सरफेस है, और पानी के अंदर इनसाइड द लिक्विड, ये लास्ट वाली लाइन, इनसाइड द लिक्विड जो टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस है एंड द सॉलिड सरफेस के बीच का जो एंगल है, इसी एंगल को आप कहते हो एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसी को क्या कहते हैं आप? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको समझ आया, यहाँ उसकी बेसिक डेफिनेशन है। आपने देखा कि जब भी ग्लास कवर के ग्लास बॉटल के अंदर, या फिर आप ऐसा समझिए कि कोई एक बीकर है, ग्लास बीकर, उसके अंदर आपने वाटर डाल रखा है, टैप वाटर डाल रखा है, तो आप देखेंगे उसके अंदर एडहेसिव फोर्स कोहेसिव फोर्स से ज़्यादा होगी, वो इससे चिपकना चाहेगा। हर एक पार्टिकल ग्रेजुअली इधर शिफ्ट होंगे तो धीरे धीरे इंक्लाइन हो जाएंगे ऊपर की तरफ। ऐसे में एंगल ऑफ कांटेक्ट 90 डिग्री से लेस रहेगा, और अगर ये 90 डिग्री से लेस है, इसका मतलब इसके अंदर एडहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा है। जो ये राइज हुआ है, इसी में अगर आप, जैसे मैं इस बेसिक डेफिनेशन को हटाता हूँ और यहाँ थोड़ा फिगर बना के आपको दिखाता हूँ। अब इसी में अगर आप इसी ग्लास के अंदर मरकरी ले लें, मरकरी, तो मरकरी की खास बात क्या होती है कि अगर हम मरकरी की बात करें, जी की बात करें, तो मरकरी में कोहेसिव फोर्स बहुत ज़्यादा होती है एडहेसिव फोर्स से, मतलब वो खुद से खुद चिपकेगा। तो जब भी आप इस कंटेनर में कुछ ऐसे रखोगे तो आप क्या देखोगे, वो इससे चिपकना चाहेगा ही नहीं, वो आपस में ही एक दूसरे पार्टिकल से चिपकेगा, तो उसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाएगी। अब आप सोचिए ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये इससे चिपकना ही नहीं चाह रहा, दूर जा रहा है। जब ये दूर जाएगा, ये आपस में एक दूसरे से चिपकेगा, खासकर ये इससे अगर दूर जा रहा है तो ऑब्वियसली अंदर की तरफ शिफ्ट होगा। जब इंटरनली शिफ्ट होगा तो अंदर से कॉन्केव होगा और बाहर से कॉन्वेक्स जैसा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा बाहर से। अब टेंजेंट ऑफ लिक्विड सरफेस ये है, सॉलिड सरफेस ये है, क्योंकि वर्ड है इनसाइड द लिक्विड, तो पानी के बाहर की बात नहीं हो रही, अंदर की, तो ये वाला एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा। और आप देखेंगे कि ये थीटा कैसा होगा? ऑब्ट्यूज होगा। तो अगर कोहेसिव फोर्स एडहेसिव फोर्स से ज़्यादा है तो ऑब्ट्यूज एंगल, अगर एडहेसिव फोर्स ज़्यादा है तो एक्यूट एंगल। अगर आप आइए एक और केस डिस्कस करते हैं। जैसे मान लिया आपने एक कंटेनर लिया सिल्वर का कंटेनर लिया और उसमें आपने प्योर वाटर भर दिया, प्योर वाटर। तो आप क्या देखेंगे कि इसमें जो लिक्विड है उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट एग्जैक्टली 90 डिग्री है। आप सोच रहे होंगे क्या ये इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किस मीडियम में रखा गया है? ऑब्वियसली देखा जाए तो सरफेस टेंशन 4 बातों पर डिपेंड करता है, सॉरी एंगल ऑफ कांटेक्ट 4 बातों के ऊपर डिपेंड करता है। पहली चीज़ है कि किस मटेरियल के अंदर रखा गया है और लिक्विड का नेचर क्या है, यानी सॉलिड और लिक्विड दोनों का नेचर फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ है कि ये जो सरफेस है वो कितना क्लीन है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि टैप वाटर या इम्प्योर वाटर अगर होगा, इम्प्योर वाटर की एडेसिव प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है, तो वो क्योंकि उसके बीच में इम्प्योरिटी आ गई जो उसके बीच सेपरेशन क्रिएट करेगी, इंट्रामोलिकुलर सेपरेशन, जो कि फोर्स को घटाएगा। तो कई बार इम्प्योरिटी एड ऑन करने से एडहेसिव नेचर इंक्रीज हो जाता है। तो ऑब्वियसली इस बात पे भी डिपेंड करता है कि सरफेस कितना क्लीन है। तीसरी जो इंपॉर्टेंट बातचीत है वो ये है कि इस फ्री सरफेस के ऊपर कौन सा मीडियम है, एयर है, एयर कैसा है, किस तरीके का है, या कोई और मीडियम तो नहीं है, ये उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। और फोर्थ इंपॉर्टेंट बातचीत कहीं ना कहीं इसकी टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ओवरऑल आप ध्यान रखेंगे 4 बातों के ऊपर। पहली बातचीत क्या है कि इस लिक्विड और सॉलिड के नेचर के ऊपर कि कैसा है। सेकेंड हमने बातचीत करी कि सरफेस कितना क्लीन है। तीसरा इस सरफेस के ऊपर कौन सा मीडियम लाई करता है। और फोर्थ इस लिक्विड का टेम्परेचर क्या है। इन चारों के ऊपर एंगल ऑफ कांटेक्ट की डिपेंडेंसी है। तो अगर सिल्वर के अंदर प्योर वाटर आप प्लेस करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कोहेसिव एडहेसिव के बराबर है, यानी दोनों का एंगल 90 डिग्री बन रहा है। तो आई होप कि आपको समझ आया
कि कोहेसिव और एडहेसिव फोर्स क्या है, उनकी वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट जो डेवलप हो रहा है। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या है, एंगल ऑफ कांटेक्ट किन किन बातों के ऊपर डिपेंड करता है। एंगल ऑफ कांटेक्ट की और भी चर्चा होगी या फिर इस प्रोसेस की और भी चर्चा होगी जब हम लोग कैपिलरी एक्शन पढ़ रहे होंगे, क्योंकि उसमें ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और साथ में सरफेस टेंशन की भी लिंक है। तो आई होप कि फर्स्ट और सेकंड टॉपिक आपको क्लियर हुआ, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कोहेसिव एडहेसिव आपने समझा। इसको फिर से रिकॉल करेंगे कैपिलरिटी के बाद। अब वक्त है तीसरे यानी कि सरफेस टेंशन की तरफ बढ़ने का। तो आइए इसको हटाता हूं और सरफेस टेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। आइए चर्चा करते हैं सरफेस टेंशन की। आपने सरफेस टेंशन के बहुत सारे फिनोमिनास देखे होंगे, सुने भी हैं, क्योंकि ये रिवीजन है तो आपने पहले पढ़ा हुआ है। नहीं भी पढ़ा है तो आपको जानकारी है, नहीं भी है तो मैं फिर से एक बार रिकॉल करा देता हूँ। किसी भी लिक्विड का की जो फ्री सरफेस है उसके इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करना सरफेस टेंशन कहलाता है। अब वो इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा क्यों बिहेव करता है, क्यों वो कई बार डिफॉर्म करना अगर आप चाहो। देखो इलास्टिक मेम्ब्रेन का मतलब क्या है कि अगर आप एक मेम्ब्रेन को डिफॉर्म करो तो वो रिफॉर्म कर ले। ऐसा कब होता है, लिक्विड में होता है। जैसे अगर आपने सबसे कॉमन वाला एग्जांपल मान लिया, यहाँ लिक्विड भरा हुआ है, अगर आपने किसी निडल को, आयरन निडल को जिसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, कई बार आपने देखा होगा, इसके फिनोमिनास भी आपको पता है कि अगर आप बहुत ही जेंटली इसके ऊपर रखो तो वो फ्लोट करने लग जाता है। या फिर मान लो कि आपने किसी एक यहाँ कोई एक, मान लो इधर से आपने इसको फ्री किया हुआ है, ये यहाँ से फ्री है सरफेस और भरा हुआ है लिक्विड, आपने कोई भी एक कार्ड लिया और यहाँ चिपकाया और अगर आप उसे उठाओगे तो उठेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एडहेसिव फोर्स की वजह से यहाँ का लिक्विड उससे चिपक गया। अब जब चिपका तो आप उठा रहे हो तो वो उठ रहा है, ये उसे उठने नहीं देना चाहता तो उसे पीछे की तरफ पुल करता है। या फिर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं जो कि पानी में आराम से फ्लोट कर जाते हैं यहाँ। क्यों? क्योंकि जब वो पानी के सरफेस के ऊपर अपने पैरों को ऐसे रखते हैं तो वो उससे दबाने की कोशिश करता है और एक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है, तो ये डिफॉर्म होता है, तो रिफॉर्म करने की कोशिश के लिए एक ऊपर फोर्स लगाता है और ये आराम से फ्लोट कर लेता है, बैलेंस सिचुएशन मिल जाती है इसको। ऐसे बहुत सारे जो फिनोमिनाज है जिनको आपने देखा हुआ है, उसके पीछे सरफेस टेंशन है। यानी मेन मुद्दे की बात है कि सरफेस के ऊपर एक स्पेशल फोर्स लगा हुआ है जिसकी वजह से इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है। तो सरफेस टेंशन आपको पता लग गया कि जिसकी वजह से इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करे। क्यों करे, मॉलिक्यूलर थ्योरी क्या है, इसको मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। बाकी आपने इतना तो समझ लिया कि इसकी वजह से ये मेम्ब्रेन जैसा बिहेव करेगा, जिसकी वजह से बहुत लाइट वेटेड चीज़ें फ्लोट भी कर सकती हैं, क्योंकि नीचे से एक रिस्टोरिंग फोर्स लगा हुआ है। अब आप इसकी मॉलिक्यूलर थ्योरी एक बार थोड़ा समझ लेंगे। आइए जरा मैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ सरफेस टेंशन आपको बता दूं। मान लिया कि हमारे पास एक लिक्विड है और इस लिक्विड के अंदर हम लोगों ने भरा, मतलब एक कंटेनर है जिसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। अब आप इस पार्टिकल को देखिए, इसके चारों तरफ कुछ कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है, नीचे भी और ऊपर भी और नीचे भी। ये फिगर थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई, लेकिन ओवरऑल कोई नहीं। मान लिया हमारे पास पार्टिकल है। अब आप किसी एक पार्टिकल को गौर कीजिए, नीचे से राइट, ऊपर से राइट से और लेफ्ट से, यानी इस फोर्स, इस पार्टिकल के ऊपर लगे हुए नेट फोर्स को देखेंगे, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे फोर्स होगा 0। लेकिन जरा आप टॉप के पार्टिकल को ध्यान से देखिए, इसमें राइट से कोई अट्रैक्ट कर रहा है, लेफ्ट से भी कोई अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन बॉटम से कर रहा है, लेकिन क्या कोई ऊपर से अट्रैक्ट कर रहा है? यही सबसे स्पेशल बातचीत है। यानी कि अगर सरफेस के अट्रैक्शन की हम चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि नीचे वाले किसी भी पार्टिकल जो कि इंटीरियर में लाई कर रहा है, इस पार्टिकल के पास तो नेट फोर्स 0 है, लेकिन जो सरफेस के पार्टिकल हैं उनके पास ये नेट फोर्स 0 नहीं है। इसका मतलब कि इसके ऊपर एक इफेक्टिव डाउनवर्ड फोर्स लगा हुआ है, यानी हर एक सरफेस के पार्टिकल के पास एक्स्ट्रा डाउनवर्ड है। इसका मतलब अगर वो डाउनवर्ड फोर्स के इन्फ्लुएंस में है लेकिन नीचे नहीं जा रहा, नीचे क्यों? क्योंकि सारे पार्टिकल स्पेस में है, तो इसका अंदर उसको बैलेंस करने के लिए पार्टिकल ने कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगा रखा है। इसका मतलब कि ये पार्टिकल कहीं ना कहीं
किसी फोर्स के अगेंस्ट स्टेबिलिटी में है, इसका मतलब उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी है। जैसे आप इस चॉक को, ये नीचे गिरना चाहता है ग्रेविटी की वजह से, लेकिन आपने इसको यहाँ बैलेंस, एक सर्टेन हाइट पे बैलेंस किया हुआ है, इसका मतलब ये एक एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस कर रहा है। इसकी इंटेंशन है नीचे आने की, इसका मतलब इनकी इंटेंशन है नीचे आने की। नीचे आने का मतलब ये सारे पार्टिकल अंदर आना चाहते हैं, अंदर, इसका मतलब ये इस एरिया को मिनिमाइज करना चाह रहे हैं, नीचे शिफ्ट होना चाह रहे हैं। तो जो एक्स्ट्रा, क्यों समझिए, एक्स्ट्रा पोटेंशियल एनर्जी कैरी कर रहे हैं। और आपको पता है कि कोई भी पार्टिकल स्टेबिलिटी में है, अगर मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करूं तो स्टेबिलिटी के लिए कोई भी अपनी एनर्जी को मिनिमाइज करना चाहता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी स्टेबल इक्विलिब्रियम को शो करती है। तो ये अपने आप को मिनिमम एनर्जी में ले जाना चाहता है जो इसके पास है, इसके लिए अपनी सरफेस एरिया को मिनिमाइज करना चाहेगा। और जो भी चीज़ अपने आप को मिनिमाइज करेगी, कॉन्ट्रैक्शन करना चाहेगी, इसका मतलब उसके अंदर इलास्टिक बिहेवियर है, इसका मतलब कि इसके अंदर एक टेंशन लगा हुआ है परमानेंटली सरफेस के ऊपर, जो इसको अंदर ले आना चाह रहा है। दिस इज द कॉज। और भी आप बातें समझ सकते हैं कि अगर आप किसी पार्टिकल को डिफॉर्म करना चाहते हैं, मान लिया आपने यहाँ बीच वाले पार्टिकल को डिफॉर्म कर दिया यहाँ, तो ये जो सरफेस के पार्टिकल हैं ये इसे अपने तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये अपने तरफ, ओवरऑल एक नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। अगर ये ऊपर वाले फोर्स से ज़्यादा होगा तो ऊपर से लगने वाली चीज़ अपने आप वहाँ बैलेंस कर जाएगी। यानी हुआ ना एक मॉलिक्यूलर इलास्टिक जैसा बिहेवियर। थ्योरी बहुत सारी है, लेकिन जो प्राइमरी थ्योरी है वो एनर्जी की है। बाकी सरफेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्शन की वजह से नेट अपवर्ड फोर्स लगता है, और ये सरफेस एरिया यहाँ आके रिस्टोर करने की कोशिश करता है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। तो मल्टीपल फिनोमेना जिसकी हमने बातचीत भी करी थोड़ी बहुत, और आपकी बुक में दुनिया भर के एग्जाम्पल्स ले रखे हैं, आप ये सब सरफेस टेंशन की से देखते हो। यहाँ एक बात समझिए, ये तो रही ओवरऑल कॉन्सेप्चुअल बातचीत, लेकिन आपको कंक्लूजन ध्यान ये रखना है कि सरफेस के ऊपर एक स्पेशल फोर्स लगता है सरफेस के सारे पार्टिकल की अट्रैक्शन की वजह से, और उसी को हम सरफेस टेंशन कहते हैं। ध्यान से देखा जाए तो जितनी ज़्यादा लेंथ होगी, क्या इसके ऊपर लगने वाला फोर्स उतनी ही ज़्यादा होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किस चीज़ के, तो लेंथ के। तो इसी के रेशियो का नाम हमने सरफेस टेंशन रखा हुआ है। यानी सरफेस टेंशन आर्म फोर्स से अलग है थोड़ा सा मैथमेटिक्स के मामले में। जैसे आर्म फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, लेकिन सरफेस टेंशन की जो यूनिट होती है वो न्यूटन पर मीटर होती है। यानी कि अमाउंट ऑफ एक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस, पर यूनिट लेंथ ऑफ द सरफेस इज कॉल्ड व्हाट, सरफेस टेंशन। यानी कि इसकी यूनिट न्यूटन मीटर और फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो आई होप कि बेसिक डेफिनेशन आपको पता लगी। अमाउंट ऑफ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज टर्म्ड एज व्हाट, सरफेस टेंशन। तो ये रही मॉलिक्यूलर थ्योरी, उसके बारे में थोड़ी डिटेल जिसका रिवीजन किया। अब फटाफट बात कर लेते हैं सरफेस एनर्जी की। सो अगर बात करें सरफेस एनर्जी की, तो आप देखेंगे कि अभी मैंने आपको एनर्जी का एक कॉन्सेप्ट तो बताया ही। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस कर रहा है सरफेस के मॉलिक्यूल इंटीरियर के कंपैरिजन में, उसी को हमने कहा हुआ है सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी, अगर सरफेस एनर्जी को चेक करना है कितनी एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस कर रहा है, तो आप उसकी सरफेस एरिया में चेंज प्रोड्यूस करिए। पर यूनिट चेंज में जितना आपको वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा होगा, उसी को आप कहोगे सरफेस एनर्जी। यानी मैथमेटिकल डेफिनेशन की बात करें तो वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया, वर्क डन पर यूनिट चेंज इन सरफेस एरिया। इसको आप देखेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं जूल, और इसको लिख सकते हैं मीटर स्क्वायर, जूल मीटर स्क्वायर ये रहेगा। इससे पहले सरफेस टेंशन का था न्यूटन इंटू मीटर, और इसका जूल पर मीटर स्क्वायर। हालांकि जूल को आप देखें तो न्यूटन इंटू मीटर ही होता है, और नीचे मीटर स्क्वायर को अगर आप ब्रेक करेंगे तो मीटर, यानी इसकी भी फाइनल यूनिट वही बन जाएगी। जो सरफेस टेंशन की यूनिट है वही सरफेस एनर्जी की यूनिट है। यूनिट की बातचीत तो कर ली, अब जरा इसके कॉन्सेप्चुअल और मैथमेटिकल एनालिसिस की बात कर लेते हैं। अब सरफेस एनर्जी को चेक करने के लिए हम एक खूबसूरत सा काम करते हैं, और ये खूबसूरत सा काम सरफेस टेंशन का एक ब्यूटीफुल एक्सपेरिमेंट भी है, जिसमें आप खुद भी ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। मान लो आपने आयरन फ्रेम ले ली ऐसे 3 तरफ से, और 4th साइड से एक ऐसा मूवेबल पिन आपने अटैच कर दिया जिसको आप मूव करा सकते हो। इसको ऐसे सर्कुलर टिल्ट करके और आप इसमें सेट कर दीजिए किसी लीनियर आयरन रॉड को।
और इस पूरे को एक सोपी सॉल्यूशन में डिप कर दीजिए। जब आप डिप करेंगे तो देखेंगे उस सोप की एक लेयर यहाँ फॉर्म हो जाएगी। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक्सपेरिमेंट है। अब आप इसको पकड़िए और पुल कर दीजिए। अगर आप जैसे ही पुल करेंगे एक सर्टेन लेवल तक, जितना ये टूटे ना, और फिर छोड़िए, तो आप देखेंगे ये वापस यहीं आ जाएगा। यानी उससे आपको पता लगेगा कि ये एक इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रहा है, और साथ में सरफेस टेंशन भी लगा हुआ है। जैसे ही एरिया इंक्रीज हो रही है ये वापस लाने की कोशिश कर रहा है। तो मान लिया आपने इसको शिफ्ट करके यहाँ तक पहुँचा दिया, एक्स लेंथ तक आगे पहुँचा दिया, और यहाँ जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक वो एल है। तो जैसे ही आप इसको बढ़ा रहे होगे, एक अपोजिट में सरफेस टेंशन लगा हुआ होगा जो इस सरफेस को मिनिमाइज करना चाहेगा और वापस ले आएगा। तो अगर ध्यान से देखें तो यहाँ जो वर्क डन है, सबसे पहले तो फोर्स की बात करते हैं। तो फोर्स का फार्मूला आपको पता ही है, सिग्मा इंटू एल होता है, सिग्मा इंटू एल, क्योंकि सिग्मा का फार्मूला फोर्स बाई एल। तो यहाँ कितना फोर्स काम कर रहा होगा, रिस्टोरिंग फोर्स, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, रिस्टोरिंग फोर्स, क्योंकि हमें यहाँ वर्क डन देखना है अगेंस्ट कंजर्वेटिव फोर्स कितना हुआ, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी और स्टोर्ड एनर्जी की बात हो रही है। तो आप सरफेस टेंशन के अगेंस्ट जो काम कर रहे हो उसके लिए सरफेस टेंशन वाला ही फोर्स देखना है, जिसको सिग्मा इंटू एल लिखा जा सकता है। अब फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एल के बाद एक और थ्योरी यहाँ समझ लीजिए। होता क्या है कि अगर हम किसी वाटर ड्रॉप की बात करें, ड्रॉप की एक एग्जाम्पल के लिए, तो इसके अंदर जो एयर और वाटर का कांटेक्ट है वो एक जगह से है, यानी इस एरिया, इस सरफेस को आप कहोगे फ्री सरफेस, फ्री सरफेस, आप ध्यान रखेंगे। यानी एक सिंगल फ्री सरफेस यहाँ अवेलेबल है। लेकिन जब आप किसी बबल की बात करते हो जो कि सोप सॉल्यूशन या डिटर्जेंट सॉल्यूशन की वजह से फॉर्म होता है, तो आप क्या देखते हैं, वहाँ एक लेयर फॉर्म होती है और उसके अंदर एयर और उसके बाहर एयर, दोनों जगह एयर भरी होती है। ऐसे में एक अंदर वाले को भी फ्री सरफेस कहा जाएगा क्योंकि एयर लिक्विड से कांटेक्ट है, और बाहर वाले में भी एयर लिक्विड से कांटेक्ट है। तो यहाँ जो नंबर ऑफ फ्री सरफेस देखा जाएगा वो देखा जाएगा 2। इसको आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि बबल के अंदर, सोपी डिटर्जेंट बबल कैसा भी हो, उसके अंदर और बाहर दोनों तरफ एयर भरा हुआ है, 2 फ्री सरफेस है। तो जब भी एनलार्जमेंट होगी तो सरफेस एरिया को अप्रॉक्स डबल माना जाएगा। यहाँ एक ही सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है, लेकिन यहाँ सरफेस एरिया का इंक्रीज डबल होगा। तो जैसे अगर मैं यहाँ बात कर रहा हूँ इसके एनलार्जमेंट की, जैसे फोर्स तो आपने निकाल लिया, सिग्मा इंटू एल आ रहा है। अगर बात करेंगे इसके अंदर कितनी एनलार्जमेंट हुई है, तो फ्री सरफेस कितना, केवल एक एल तो है नहीं। तो आपको ध्यान रखना है यहाँ 2 फ्री सरफेस की वजह से इसके अंदर आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ डबल लेंथ, अगर सरफेस की लेंथ डबल है तो सरफेस टेंशन के अंदर जो लगने वाला फोर्स भी होगा वो भी डबल ऑफ दैट होगा। तो ये हो गया फोर्स इंटू 2L। अगर मैं वर्क डन की बात करूँ तो आपको पता है F इंटू एक्स होता है। F की वैल्यू है सिग्मा L इंटू 2, और डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ वो है x। अगर ये फ्रेम आगे x लेंथ बढ़ा है तो ये फोर्स का फॉर्मूला, और डिस्प्लेसमेंट x है। ओवरऑल अगर वर्क डन निकालें तो सिग्मा L 2 इंटू एक्स है। अब अगर यहाँ आपसे पूछा जाए चेंज इन सरफेस एरिया, तो पहले ये सरफेस एरिया ये था, उसमें इतने का इंक्रीज हो गया। तो ये जो इंक्रीज इन एरिया है इसकी लेंथ L है और ब्रेड्थ x है, तो आप कह सकते हैं L इंटू एक्स। लेकिन आप ध्यान रखें, अब क्योंकि ये L इंटू एक्स सरफेस, सिंगल सरफेस तो है नहीं, सरफेस तो 2 है, क्योंकि ये सोपी सॉल्यूशन से हुआ है, तो इसके अंदर भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ओवरऑल हो जाएगा सिग्मा L इंटू एक्स इंटू 2। अगर आप सरफेस एनर्जी को निकाल रहे हैं, आपको पता है सरफेस एनर्जी का जो फार्मूला होता है वो होता है अगर आप यहाँ सरफेस एनर्जी देखिए 2 ले लिया, यहाँ लिख लिया। अगर आप सरफेस एनर्जी निकालना चाहें जिसका फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट एरिया, तो आप इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो आप देखेंगे L से L गया, X से X गया, 2 से 2 गया। ओवरऑल सरफेस एनर्जी कहीं ना कहीं सिग्मा के इक्वल आया। ये एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूजन है जो आपको ध्यान रखना है। आपने पहले देखा कि मैंने प्रूफ किया था, हमने देखा था कि यूनिट भी सेम है, जो सरफेस टेंशन की यूनिट है वही सरफेस एनर्जी की यूनिट है। अभी आपने फिलहाल देखा कि सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली
सरफेस टेंशन के इक्वल है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको बताऊं, ओवरऑल आपने 3 बातें ध्यान रखनी है इस पूरे सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी में। 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। आइए मैं उन तीनों को बताता हूं कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे पहले देखें तो आपने सीखा सरफेस टेंशन सिग्मा F/L के इक्वल है। सरफेस एनर्जी आपने सीखा वर्क डन पर यूनिट चेंज इन एरिया, जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस करता है, एक्स्ट्रा फोर्स लगा है सरफेस टेंशन, एक्स्ट्रा एनर्जी पोजेस कर रहा है सरफेस एनर्जी। और ये भी देखा कि सरफेस एनर्जी यूनिट और न्यूमेरिकल वैल्यू के मामले में सरफेस टेंशन के एग्जैक्टली बराबर है। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो यही दोनों हैं, जिसमें से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातचीत आपको ध्यान रखनी है वो ध्यान रखनी है। पहला कि अगर फोर्स ऑन सरफेस निकालना है तो सिग्मा इंटू एल करना है, और दूसरी बात अगर वर्क डन निकालना है तो सरफेस एनर्जी इंटू डेल्टा ए, और सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली सिग्मा के इक्वल है तो वर्क डन का फार्मूला सिग्मा इंटू डेल्टा ए बन जाएगा। ये जो फार्मूला है ये फार्मूला वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसका ध्यान रखेंगे। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी फार्मूला से है। ये वर्क डन क्या है, ये वर्क डन रिलेटेड है एनर्जी से। तो एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब, यानी सरफेस एरिया का जब भी आप एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब करेंगे तो अगर आप सरफेस एरिया बढ़ा रहे तो एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब होगी, एनर्जी रिलीज होगी या फिर एब्जॉर्ब होगी, और होगी तो कितनी होगी, इसको निकालना एक बहुत अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस हैं। तो ये वाला जो फार्मूला है इससे निकल करके आया डेल्टा ए, और इसको आपने सिग्मा रखा, इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये फार्मूला हो जाएगा सिग्मा इंटू चेंज इन सरफेस एरिया। ये फार्मूला आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो सिग्मा इंटू डेल्टा ए को आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बाद, सरफेस टेंशन आपने समझ लिया, सरफेस एनर्जी आपने समझ लिया। सरफेस एनर्जी में ये भी समझ लिया कि जब भी कोई स्फेरिकल सरफेस राइज या फिर कंप्रेस होगा तो उसमें एनर्जी की रिलीज़ कितनी होगी, और इम्पॉर्टेंट फार्मूला यही है कि सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी की इक्विवेलेंट है, और साथ में वर्क डन और एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब का फार्मूला सिग्मा इंटू डेल्टा ए है। ये एंटायर फार्मूला है जिसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट चर्चा हम लोग करने वाले हैं एक्सेस प्रेशर की। एक्सेस प्रेशर की ये बात भी आपको समझनी चाहिए, अच्छी बात है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा एक्सेस प्रेशर अक्रॉस कर्व सरफेस की, और देन फिर मैं एक्सेस प्रेशर स्फेरिकल ड्रॉप या फिर बबल की चर्चा करूंगा। तो मैं आपको याद दिला दूं, जैसे मान लिया कि किसी कंटेनर के अंदर आपने एक इम्प्योर वाटर रखा हुआ है जो कि कुछ इस तरीके से अलाइंड है, जहां एंगल ऑफ कांटेक्ट एक्यूट है, यानी थीटा 90 डिग्री से लेस है। अभी क्या होगा कि जैसे कोई भी कर्व सरफेस अगर इस तरीके से है तो आपको पता है कि सपोज यहाँ का जो पार्टिकल है और यहाँ का जो पार्टिकल है और यहाँ का पार्टिकल है, ये इस तरफ इसे इस तरफ पुल कर रहा होगा, ये इसे इस तरफ पुल कर रहा होगा, यानी कि एक फोर्स ऊपर की तरफ लगा हुआ है। एक फोर्स, नेट फोर्स जो है रिजल्टेंट इनका, इन दोनों का, ये ऊपर की तरफ लगा हुआ है। ये फर्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है। अभी क्या है, अगर ऊपर की तरफ फोर्स लगा हुआ है और मान लिया, वैसे तो ये ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स इस पूरे सरफेस को ऊपर पुल कर सकता है, आप जानते हैं कैपिलरी राइज भी कहते हैं इसे। लेकिन अगर किसी वजह से ये इक्विलिब्रियम में है, ऊपर नहीं जा पा रहा है फिलहाल, इसका मतलब कि इस जोन का जो प्रेशर है वो प्रेशर ऑब्वियसली हाई है इस जोन से, यानी जो नीचे का प्रेशर है वो कैसा है, लो है। क्यों? क्योंकि बाकी चीज़ों के अलावा एक सरफेस टेंशन लगा हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ एक हाई प्रेशर लगा हुआ होगा जो इसको बैलेंस कर रहा होगा। तो ध्यान रखेंगे इक्विलिब्रियम के स्टेज में, जब ये इक्विलिब्रियम है, ना राइज कर पा रहा ना लो, उस वक्त इस जोन का प्रेशर ऑब्वियसली थोड़ा हाई होगा कंपैरिजन इससे। क्यों? इस तरफ हाई प्रेशर इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहा होगा। ऐसे ही मान लिया कि एक ऐसे ड्रॉप है, मान लिया अभी यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, यहाँ का पार्टिकल, थोड़ा आप जूम करिए तो आप देखेंगे इधर फोर्स, इसका नेट रिजल्टेंट फोर्स अंदर की तरफ लगा हुआ है।
इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ कंपैरेटिवली एक हाई प्रेशर लगा हुआ है, हाई प्रेशर। अब हाई प्रेशर क्यों, आप सोच रहे होंगे प्रेशर हाई होता तो हाई से लो की तरफ शिफ्ट हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ एक सरफेस टेंशन लगा हुआ है जो इसको एनलार्ज नहीं होने दे रहा है। ये प्रेशर चाहेगा तो सही कि इसको बढ़ा दे, लेकिन यहाँ का सरफेस टेंशन उसे मेंटेन कर रहा होगा, और उस मेंटेन करने की वजह से नेट प्रेशर देखा जाए तो बाहर का और अंदर का नेट प्रेशर हमेशा इक्विलिब्रियम में सेम रहता है, ऐसा नहीं कि नेट प्रेशर में डिफरेंस है। लेकिन फिर भी अगर कोई बॉडी इलास्टिक मेम्ब्रेन जैसा बिहेव कर रही है तो इसका मतलब अंदर की तरफ उसने एक एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस किया हुआ है। उसी एक्सेस प्रेशर को हमें यहाँ निकालना है मैथमेटिकली, और उसका कॉज क्या है उस एक्सेस प्रेशर का, जो सरफेस के ऊपर के पार्टिकल हैं वो उसको अंदर की तरफ ब्रिंग करने की कोशिश कर रहे, उसकी वजह से अंदर की तरफ एक एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है। इस एक्सेस प्रेशर को निकालना हो तो आप, जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था कि एक रेक्टेंगुलर फ्रेम को आप यहाँ से सोप सॉल्यूशन के अंदर डालिए, उसको यहाँ ले आइए, आप देखेंगे थोड़ी देर में सरफेस टेंशन इसे पुल करता हुआ यहाँ वापस शिफ्ट करा देगा। अगर यहाँ एक लेयर फॉर्म्ड है तो इसका मतलब ये है कि सरफेस टेंशन ने इसको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करी हुई है। अगर मिनिमाइज़ करने की कोशिश कर रहा है, इसका मतलब अंदर की तरफ इसने एक नेट फोर्स लगाया हुआ है, इसका मतलब इंटरनली एक प्रेशर है। तो एक्सेस प्रेशर में हमेशा आपको ध्यान रखना है जिस तरफ कॉनकेव एरिया होता है, कॉनकेव का मतलब अंदर वाले रीजन से, इधर की तरफ से ये कॉन्वेक्स है, अंदर की तरफ से कॉनकेव है, तो कॉनकेव रीजन में हमेशा इक्विलिब्रियम के स्टेज में हाई प्रेशर होता है, अगर ये ना ऊपर ना नीचे मूव कर पा रहा है तो। अदरवाइज ये हाई प्रेशर या फिर ये सरफेस टेंशन की चीज़ इसको मूव भी करा सकती है। तो एक्सेस प्रेशर हमेशा कॉनकेव सरफेस की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा होता है इक्विलिब्रियम के स्टेज में, ये बात आपको ऑलवेज ध्यान रखनी है। और कॉज इसका पता लगा, ये जो सरफेस पार्टिकल्स इसको अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया हुआ है उसको बैलेंस करना पड़ रहा है, तो इसका मतलब नेचुरल पार्टिकल का जो प्रेशर होता है उससे ज़्यादा एक प्रेशर लगा हुआ है, क्योंकि नेचुरल कोलिजन को की वजह से प्रेशर और साथ में सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर, तो यहाँ दो प्रेशर एड ऑन हो रखे हैं, जिसकी वजह से इसका एरिया थोड़ा मिनिमाइज भी हो रखा है, और उसी मिनिमाइजेशन की वजह से वो एक्सेस प्रेशर लगा हुआ है। तो कंक्लूजन क्या निकला, कॉनकेव साइड में हमेशा प्रेशर थोड़ा हाई रहता है। अब अगर निकालना पड़ जाए कि इसका एक्सेस प्रेशर कितना, तो वो कैसे निकालेंगे, आपको थोड़ा बहुत आइडिया है भी, मैं वापस से रिवाइज कराता हूँ। और काफ़ी इम्पोर्टेंट दो फार्मूलाज हैं इससे जुड़े हुए जिसका हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आइए एक्सेस प्रेशर की चर्चा करते हैं अक्रॉस ड्रॉप। सो आइए सबसे पहले बातचीत करते हैं एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए लिक्विड ड्रॉप की। अब इसमें समझिए, आपको पता ही है कि ड्यू टू सरफेस टेंशन यहाँ एक एक्सेस प्रेशर लगा हुआ है, क्योंकि वो एक्सेस प्रेशर सरफेस टेंशन को बैलेंस कर रहा है। अब मान लेते हैं कि इसके अंदर की जो प्रेशर है वो एक्सेस प्रेशर जो है वो P है, उसकी वजह से थोड़ी बहुत इसके सरफेस एरिया में प्रोबेबली थोड़ा सा इंक्रीज़ हो जा रहा होगा। मान करके चलते हैं कि ये एक्सेस प्रेशर कहीं ना कहीं इसकी सरफेस एरिया को थोड़ा सा एनलार्ज करा रहा है। मान लेते हैं इसकी स्टार्टिंग रेडियस r है और उसमें ये dr का चेंज प्रोड्यूस करता है। अब आपको तो पता ही है कि अगर सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है तो एक प्रोस्पेक्ट आपको सबसे पहले सरफेस टेंशन का देखना होगा कि इसका मतलब कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ा होगा सरफेस टेंशन के अगेंस्ट। तो सबसे पहले यहाँ चेंज इन सरफेस एरिया निकालते हैं। तो आपको पता है एरिया इनिशियल की बात करेंगे, सरफेस एरिया की बात कर रहा हूँ, तो आप कहेंगे 4πr²। और अगर एरिया फाइनल की बात करोगे तो आपको पता है 4πr+dr का स्क्वायर, r+dr का स्क्वायर, क्योंकि अब नया जो रेडियस है वो r में इस dr का एड ऑन हुआ है, r+dr का होल स्क्वायर। अगर आप इसका स्क्वायर करोगे तो 4πr² का स्क्वायर प्लस 2r/dr हो जाएगा। तो आप चाहो तो यहाँ एक काम कर सकते हैं, वो काम क्या है, वो काम ये है कि क्योंकि ये dr की वैल्यू बहुत छोटी है तो आप इसके स्क्वायर वैल्यू को इग्नोर कर सकते हो, क्योंकि अगर dr बहुत स्मॉल वैल्यू है तो उसका स्क्वायर और भी ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा। किसी भी डेसिमल या पॉइंट वाली वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो और भी छोटी हो जाती है।
उसी से हमें ये मोटिवेशन मिला कि डी आर अगर छोटा है तो उसका स्क्वायर इग्नोर किया जा सकता है। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो आप एरिया फाइनल की जो वैल्यू यहाँ देखेंगे वो हो जाएगा 4πr² प्लस 8, ये 4π को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8πr/dr हो जाएगा। सो 8πr और dr ये हो जाएगा एरिया फाइनल। सो एरिया इनिशियल हुआ 4πr² और एरिया फाइनल हुआ 10। तो अगर आप चेंज इन एरिया निकालें, चेंज इन सरफेस एरिया, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये वाला टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बचेगा 8πr/dr। ध्यान रखिए कि जो भी चेंज इन एरिया होता है लिक्विड ड्रॉप के अंदर वो इतना होता है। और मान लिया इसी में 100 बबल होता, बबल जिसमें अंदर भी एयर बाहर भी एयर ऐसे लेयर बनी हुई है, तो वहाँ 2 फ्री सरफेस एरिया होता है। तो अगर बबल के अंदर चेंज इन एरिया निकालना होता बबल, तो इसी में हो जाता जितना भी ये है इसका जस्ट डबल, यानी कि 16πr/dr। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ लिक्विड ड्रॉप एंड बबल दोनों को एक साथ में बता देता हूँ कि अगर ये लिक्विड ड्रॉप है, सिंगल फ्री सरफेस एरिया है तो इतना है। अगर ये बबल होता तो 2 फ्री सरफेस एरिया होते, तो जो भी एक एरिया का चेंज है वो दोनों में होता, डबल होता, तो 16πr/dr आ जाता। इन दोनों का आपको एक साथ ध्यान रखना है। अब अगर यहाँ वर्क डन निकाला जाए तो आपको पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है सिग्मा इंटू डेल्टा ए। मैंने बताया भी था थोड़ी देर पहले कि आपको सरफेस टेंशन का फॉर्मूला ध्यान रखना है सरफेस एनर्जी का। सरफेस एनर्जी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन चेंज इन एरिया, तो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू सरफेस एनर्जी इंटू चेंज इन एरिया। क्योंकि सरफेस एनर्जी न्यूमेरिकली सरफेस टेंशन के इक्वल है, इसीलिए मैंने ये फार्मूला लिखा है। तो यहाँ सिग्मा इंटू आप 8πr/dr लिख सकते हैं। ये हो जाएगा वर्क डन के लिए फार्मूला, एक्सप्रेशन नंबर 1। और अगर इसी में बबल का केस होता तो यहाँ वर्क डन हो जाता सिग्मा इंटू 16πr/dr। क्योंकि यहाँ डबल फ्री सरफेस है तो यहाँ वर्क डन का फार्मूला ये हो जाता। ये तो एक प्रोस्पेक्ट हो गया। अब प्रोस्पेक्ट नंबर 2 जो आपको ध्यान रखना है, अगर मान लिया कि आपसे कहा जाए कि ये वर्क डन प्रेशर की वजह से है, तो आपको पता है वर्क डन का एक और प्रोस्पेक्ट है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जिसका मतलब मान लीजिए इससे सरफेस एरिया में यहाँ का जो पॉइंट है वो डिस्प्लेस हुआ है dr से। अब आप चाहो तो इसको एंटायर फ्रेम के रेफरेंस में प्रेशर इनटू एरिया इनटू dr भी कर सकते हैं। और प्रेशर तो P है, एक्सेस प्रेशर P, जिसकी वजह से ये dr शिफ्ट हुआ है। सरफेस एरिया हो जाएगा 4πr² टाइम्स ऑफ dr। तो वर्क डन को प्रेशर के फॉर्म में इस तरीके से लिखा जा सकता है, यानी एक प्रोस्पेक्ट प्रेशर का वर्क डन का ये हुआ। अब मैं आपको फिर से बताऊं, जो भी प्रेशर अंदर है अगर उसकी तरफ से dr शिफ्ट हो रही है, ये थोड़ा सा ब्लो ऑफ हो रहा है, तो उसकी वजह से वर्क डन ये निकाला। अब ये क्योंकि सरफेस टेंशन के अगेंस्ट है तो सरफेस टेंशन के फ्रेम में ये है। इन दोनों वर्क डन को इक्वेट किया जा सकता है क्योंकि ये वर्क डन सरफेस टेंशन के अगेंस्ट ही है और दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, यानी बैलेंस मोड में है। तो ये कहीं ना कहीं प्रेशर की वजह से ही था। तो अगर दोनों एक्सप्रेशंस को इसको और इसको लिंक कर दिया जाए तो आपको पता है अगर इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ लिंक किया गया तो कहीं ना कहीं प्रेशर इंटू 4πr² dr ठीक बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, तो सिग्मा टाइम्स ऑफ 8πr इंटू dr के। dr से dr गया और कहीं ना कहीं ये फोर्स ये जो कटेगा 2 सिग्मा से पाई और r का स्क्वायर है, ये पावर एक r से कट जाएगी। तो लेफ्ट में बचा p इंटू r और राइट में बचा 2 इंटू सिग्मा, यानी कि 2 इंटू सिग्मा, ये 2 और ये सिग्मा। तो प्रेशर का फार्मूला आया 2 सिग्मा अपॉन r। ये इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसका कि आपको ध्यान रखना है। प्रेशर का फार्मूला कितना है 2 सिग्मा अपॉन r, ये आपको ध्यान भी होगा पहले से भी। अगर इसी में मैं 8πr/dr की जगह बबल का केस निकाल रहा होता तो यहाँ 16 आ जाता, 4 से 16 4 टाइम्स में कटता। तो अगर बबल का एक्सेस प्रेशर आपसे पूछा जाता तो ये हो जाता 4 सिग्मा अपॉन r। आई होप कि आपको ये दोनों फार्मूलाज क्लियर हुए।
मैं एक बार फिर बता दूं, लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर का फॉर्मूला 2 सिग्मा अपॉन आर, और बबल के केस के लिए 4 सिग्मा अपॉन आर। कई जगह ये टेंशन टी भी लिखा होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 2T/R और 4T/R भी याद करते हैं। अब यहाँ 3 कंक्लूजन आपको ध्यान रखने हैं। कंक्लूजन नंबर 1 कि लिक्विड ड्रॉप के लिए 2 सिग्मा आ रहा है, कंक्लूजन नंबर 2 बबल के लिए 4 सिग्मा अपॉन आर है, और कंक्लूजन नंबर 3 कि एक्सेस प्रेशर का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन, ग्राफ बनाना हो रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक ग्राफ पी और आर का। रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक मीन्स पी और आर का जो ग्राफ है, या पी और कैपिटल आर का जो ग्राफ है, वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। और ये लिंक करने को भी कई बार आ जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो आई होप कि आपको एक्सेस प्रेशर वाली बात पता लगी। अब कई बार छोटी और बड़ी बबल या फिर ड्रॉप को आपस में मिक्सअप कर देते हैं, कोलेस्प करा देते हैं, तो फिर उनके कॉम्बिनेशनल सरफेस के ऊपर क्या प्रेशर डिफरेंस रहेगा और किस तरीके से करना, उसका भी केस आता है जिसको डबल बबल केस कहते हैं। तो ज़रा मैं उसकी भी चर्चा कर लूँ। आई होप कि ये सारा डेरिवेशन और फार्मूलाज आपको क्लियर हुए, रिवाइज हुआ प्रॉपर तरीके से। आइए केस ऑफ डबल बबल करके फिर एक्सेस प्रेशर वाले कॉन्सेप्ट से बाहर निकलते हैं। तो मैं इसको ज़रा हटा दूँ। सो आइए केस ऑफ डबल बबल या फिर डबल ड्रॉप का या कोलेस्प ऑफ ड्रॉप करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बबल ऐसे है और दूसरा बबल कुछ इस तरीके से है। अब आपसे पूछा जाए किसका प्रेशर ज़्यादा होगा, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस R1 है और R2। अब आपको पता है कि R1 लेस है R2 से, R2 ज़्यादा बड़ा है, तो प्रेशर का रेडियस के साथ इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका प्रेशर यानी यहाँ का प्रेशर अगर P1 है और यहाँ का प्रेशर अगर P2 है, तो यहाँ कंक्लूज़न क्या होगा कि P1 ग्रेटर होगा P2 से। R1 छोटा है तो प्रेशर ज़्यादा बड़ा होगा, ये बात कंक्लूडेड है। अगर इन दोनों को आपस में कोलेस्प करा दिया जाए, दोनों मिल जाएं, और सपोज कि कुछ ऐसा कर्वेचर फॉर्म हो जाए कुछ इस तरीके से, तो जो इमेजिनरी यहाँ कर्वेचर बनेगा वो इस तरफ होगा, इस तरफ होगा, और होगा तो इसकी इफेक्टिव रेडियस क्या होगी। ये कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि इन दोनों के मिक्सअप से जो यहाँ एक लेयर फॉर्म होगी इक्विलिब्रियम के स्टेज में, उस लेयर की एक्सेस प्रेशर कितनी होगी या फिर उसकी इफेक्टिव रेडियस कितनी होगी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो आप ध्यान से समझिए। अगर यहाँ का प्रेशर का फार्मूला P1 है और एक्सेस प्रेशर यहाँ आउटसाइड P0 है, डिफरेंस को हमने P1 नाम दे रखा और P2 नाम दे रखा है। तो अब जो यहाँ का प्रेशर है P1 और जो यहाँ का प्रेशर है वो P2, तो यहाँ जो प्रेशर डिफरेंस है जिसको कि आप एक्सेस प्रेशर कह सकते हो, यहाँ का जो एक्सेस प्रेशर होगा वो ऑब्वियसली हो जाएगा P1 माइनस P2। आप समझिए इस बात को। जो इफेक्टिव प्रेशर होगा वो कितना हो जाएगा P1 माइनस P2। जब कभी ऐसी सरफेस बन रही थी और अंदर प्रेशर P इनसाइड था और इसका P0, तो इनका जो डिफरेंस था उसी को प्रेशर एक्सेस प्रेशर कह रहे थे, जिसका फार्मूला था Pi माइनस PO। तो जब इसको आपने मिलाया और एक तरफ प्रेशर P1 है और एक तरफ P2 है, तो यहाँ का जो चेंज इन प्रेशर होगा उसको आप लिख सकते हैं P1 माइनस P2। तो P2 के रिस्पेक्ट में जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, इसका गैप जितना ज़्यादा होगा, उसी को आप एक्सेस प्रेशर कहेंगे। उसी को आप क्या कहेंगे? एक्सेस प्रेशर कहेंगे। तो सोचिए कि अगर आपको ये सीन, आई होप आपको ये समझ आ गया कि इसका मतलब जो भी प्रेशर डिफरेंस होगा उसको आप यहाँ P1 माइनस P2 कह सकते हैं। अब फिर से एक बार समझिए कि अगर डेल्टा P का फॉर्मूला आ गया है P1 माइनस P2, इस डेल्टा P को ही नेट प्रेशर डिफरेंस कहेंगे, नेट प्रेशर डिफरेंस। और आप चाहो तो इसको लिख सकते हो 2 सिग्मा। अगर बबल का केस है तो आप लिख सकते हैं 4 सिग्मा अपॉन आर नेट, और इसको लिख सकते हैं P1 को, जो कि आपको पहले से पता है, सॉरी क्योंकि ये भी बबल ही है, तो 4 सिग्मा अपॉन R1 और माइनस 4 सिग्मा अपॉन R2। आई होप आपको ये केस समझ आ रहा होगा। जो नेट प्रेशर डिफरेंस है उसी जगह रख दिया मैंने 4 सिग्मा अपॉन आर नेट। मान लिया यहाँ जो भी कर्वेचर बन रहा है उसका इफेक्टिव डिस्टेंस आर नेट है, और P1 और P2 हमें पहले से पता है। 4 सिग्मा कॉमन लेकर के कट जाएगा, तो यहाँ 1 अपॉन आर नेट का जो फार्मूला बचेगा वो बचेगा
1/r1 माइनस 1/r2। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर से एक बार कहता हूँ, P1 माइनस P2 और 4 सिग्मा अपॉन आर नेट है। 4 सिग्मा तीनों जगह से कट गया, कॉमन है तो डिडक्ट हो गया, बचा हमारे पास ये, यानी कि आर नेट का फार्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। इस तरीके से आप इफेक्टिव रेडियस यहाँ से निकाल सकते हैं। और ऑब्वियस है कि अगर इस तरफ प्रेशर, अगर दोनों का कोलेब्रेशन हो रहा है P1 और P2, तो एक तरफ थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होगा, दूसरी तरफ कम होगा। कॉनकेव की तरफ प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है तो जो इफेक्टिव सरफेस बनेगा वो कुछ इस तरीके का ही बनेगा। और अगर ये बनता है इस तरफ से, यानी इस तरफ का प्रेशर ज़्यादा है, तो कॉनकेव इसी तरफ होगा, यानी अंदर की तरफ ही थोड़ा सा रहेगा, उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा आगे की तरफ। ये कर्वेचर पहले अगर इस तरीके से थी तो कुछ इस तरीके से शिफ्ट हो जाएगी। और जो रेडियस होगी वो होगी R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। इसको पहले मैंने एलसीएम लिया और फिर सॉरी इसको थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, क्योंकि जब आप एलसीएम लोगे तो नीचे R1 R2 रहेगा, तो ये जो वैल्यू आएगी वो 1 अपॉन आर नेट की आ जाएगी। तो आर नेट की जो वैल्यू होगी वो इसका रेसिप्रोकल, यानी R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। इसका ध्यान रखना है, R1 R2 अपॉन R2 माइनस R1। होप कि आपको ये विजिबल है नीचे वाला पूरा एक्सप्रेशन। हाँ ठीक है। तो आई होप कि आपको डबल बबल का भी केस आया। मोर ओवर इसमें यही बात पूछी जाती है कि इफेक्टिव रेडियस कितनी है और उसका कॉन्सेप्ट कैसे निकालना है वो भी आपको समझ आया, और बाकी जो बेसिक फार्मूलाज थे वो भी आपको आई होप कि समझ आया। तो ये है ओवरऑल सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, वर्क डन इन इंक्रीज और डिक्रीज एरिया, साथ में एक्सेस प्रेशर अक्रॉस कर्व सरफेस, और सोप एंड बबल के केसेस आपने पढ़े, और साथ में डबल बबल का भी केस पढ़ा। तो इतना सब कुछ समझने के बाद फाइनली हम मूव करते हैं अपने एंड सेक्शन की तरफ, जिसमें हम लोग कैपिलरी राइज और एसएन फार्मूलाज को अच्छे से डिस्कस करेंगे एक बार। तो आइए मैं इसको हटाता हूँ और आगे बढ़ते हैं एसएन फार्मूला की तरफ, कैपिलरी राइज की तरफ। सो आइए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कैपिलैरिटी, कैपिलरी एक्शन, कैपिलरी ट्यूब, इन सब की डिस्कशन करते हैं। समझिए पहले, कैपिलैरिटी का मतलब ये है कि जब भी कोई बहुत नैरो ट्यूब, बहुत ही हेयर लाइक पेन और बहुत ही नैरो ट्यूब को अगर आप वाटर में डिप करो या फिर मरकरी में डिप करो तो उसके लेवल में इधर राइज और फॉल, और कई बार नहीं भी देखने को मिलता है, लेकिन अगर कभी राइज और फॉल हो रहा है तो आप उसको कैपिलरी एक्शन कहते हैं। इस एंटायर फेनोमेना को कैपिलैरिटी कहते हैं। तो अगर मान लिया कि किसी कंटेनर के अंदर या किसी बीकर के अंदर वाटर भरा हुआ है, इम्प्योर वाटर, और आपने एक बहुत ही नैरो ट्यूब, मैंने यहाँ थोड़ी वाइड बना रखी है लेकिन क्योंकि हमें प्रॉपर विजुलाइज करने हैं डायग्राम के थ्रू, लेकिन एक्चुअल में ट्यूब बहुत ही नैरो होती है। तो आप देखते हैं सराउंडिंग कंपैरिजन में इसका जो लेवल है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। सराउंडिंग नीचे की तरफ है लेकिन ये थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाता है। यहाँ अगर आपने इसी में मान लिया कि किसी भी कंटेनर के अंदर मरकरी के अंदर आपने किसी ट्यूब को डिप करा है, तो आप देखेंगे मरकरी का लेवल थोड़ा डाउन हो जाएगा, मरकरी का लेवल डाउन हो जाएगा सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में। इम्प्योर वाटर का अगर देखें तो इसका लेवल राइज हो जाएगा। तो यही फॉल और राइज इन लेवल ऑफ लिक्विड के फिनोमेना को कैपिलैरिटी कहते हैं। इसके लिए एक बहुत ही नैरो ट्यूब चाहिए जिसको कैपिलरी ट्यूब कहते हैं। हेयर लाइक अगर कोई ट्यूब आ रही है बहुत ही पतली तो उसमें ऐसा देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर इसका बेसिक कॉज क्या है, फंडामेंटल कॉज क्या है, क्यों ये हो रहा है। तो ऑब्वियस है कॉज तो सरफेस टेंशन ही है, या फिर उसी सरफेस टेंशन की वजह से लगने वाले एक्सेस प्रेशर को आप कॉज कह सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि किसी भी लिक्विड के अंदर की तरफ ऐसे एक एक्सेस प्रेशर लग रहा है। क्यों? क्योंकि सरफेस टेंशन उसे लगा रहा है, यानी सरफेस टेंशन इसको अंदर की तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, और जब ये बैलेंस कर रहा है तो यहाँ एक एक्सेस प्रेशर प्रोड्यूस हुआ है। अब मैं आपसे कह रहा हूँ कि मान लिया इसकी यानी डायरेक्शन इस तरफ है, कॉनकेव की तरफ है, इस तरफ एक प्रेशर लगा हुआ है, तो
वही प्रेशर यहाँ भी है। जैसे मान लिया कि इसके अंदर इम्प्योर वाटर भरा हुआ है, अगर ये वाटर यहाँ भरा हुआ है, अब वाटर के पार्टिकल अगर इससे चिपकेंगे तो ये अपने पड़ोसी को कहेंगे तू भी आ जा, ऑब्वियसली इसको भी लेकर के आएंगे, सरफेस के सारे पार्टिकल इधर से राइज होना शुरू हो जाएंगे, तो ये ऊपर की तरफ ऐसे जा करके चिपक जाएंगे। अब थोड़ी इस बात को समझिए, जैसे ही ऊपर की तरफ जाना शुरू होता है एक दूसरी प्रॉब्लम ये आती है, क्योंकि ये बहुत भारी है तो इसका वेट नीचे की तरफ भी लगा हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ऊपर राइज नहीं कर पाता। लेकिन अगर यही बहुत पतली ट्यूब है, बहुत ही पतली, तो ये जो एक्सेस प्रेशर इस तरफ लगा हुआ है, सरफेस टेंशन लगा हुआ है, आप ये भी कह सकते हो या फिर प्रेशर भी कह सकते हो, यानी सरफेस टेंशन की वजह से जो ऊपर की तरफ जो ये पार्टिकल पहले तो एडहेसिव फोर्स की वजह से इससे चिपक रहे हैं और फिर एक दूसरे को भी पकड़े हुए हैं। पहले तो चिपकना है और फिर दूसरे को पुल करना है। जैसे मान लीजिए किसी वेल के अंदर या किसी कुएं के अंदर बहुत सारी ईंट निकली है और बहुत सारे बंदे नीचे गिरे हो, तो पहले तो वो उसे पकड़ेंगे और फिर नीचे वाले को पुल करेंगे। कुछ यही फेनोमेना इसके साथ है कि एडहेशन की वजह से पहले इसे चिपक रहा है और फिर अपने पड़ोसी को भी पुल कर रहा है। अब जब मान लिया कि 3-4 बंदे हैं और नीचे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनका वेट ज़्यादा नहीं है, तो वो काफ़ी ऊंची हाइट तक उन्हें लेकर के आ सकते हैं। इन द सेम वे अगर ये वाटर लिक्विड कॉलम का जो वेट है वो ज़्यादा नहीं है, तो ये अच्छी खासी राइज देखने को मिल जाएगी। यानी अगर सरफेस टेंशन की वजह से प्रेशर जो हमने 2 सिग्मा अपॉन आर और 4 सिग्मा अपॉन आर निकाला था, अगर वो प्रेशर जो ऊपर की तरफ लग रहा है, वेट वाले प्रेशर जो कि रो जी एच है, पहले से आप जानते हो, जब तक ये राइज होगा, जब तक कि ये एंटायर कॉलम का वेट ऊपर लगने वाले प्रेशर को बैलेंस ना कर ले। आई होप आपको समझ आया। बस यही रूट कॉन्सेप्ट है, इसी रूट कॉन्सेप्ट को यहाँ डिस्कशन करनी है। तो जब ये बैलेंस हो जाएगा तो ये राइज होना बंद कर जाएगा। अब आ जाइए यहाँ डाउनवर्ड में, ये नीचे की तरफ, ये आपस इससे चिपकना ही नहीं चाह रहा, सब अंदर कॉन्ट्रैक्ट होना चाह रहे हैं, तो ये नीचे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा धीरे धीरे। कब तक शिफ्ट होगा? जब तक यहाँ का प्रेशर इधर अंदर लगने वाले प्रेशर को बैलेंस ना कर ले, तब तक ये नीचे की तरफ शिफ्ट होता रहेगा। तो कॉन्ट्रैक्शन एक बड़ी वजह है, ऊपर अपर कॉन्ट्रैक्शन है, इसमें डाउन कॉन्ट्रैक्शन है, इसकी वजह से नीचे शिफ्ट हो रहा है, इसकी वजह से ये ऊपर शिफ्ट हो रहा है। अब ये हाइट हमें निकालनी है और यही हमारे मेन काम का है, इससे जुड़ी हुई चीज़ों की डिस्कशन करनी है। तो मैं इसको इस बार हटाता हूँ और सीधा एसएन फार्मूला की बेसिक डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो आइए एसएन फार्मूला की बात करते हैं। अब आपको पता है कि ये एक कर्व सरफेस है, यानी लिक्विड जैसा बिहेव, और कर्व सरफेस में सरफेस टेंशन की वजह से जो एक्सेस प्रेशर लग रहा होता है उसका फार्मूला आप पहले से जानते हो। as we know that pressure due to surface tension is given as 2 sigma upon r, जहाँ r हो जाएगा इमेजिनरी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर यहाँ है उसकी बात करेंगे। और अगर ये लिक्विड राइज हो रहा है तो आप ऑब्वियसली इसी प्रेशर की वजह से राइज हो रहा है। हियर लिक्विड राइजेस ड्यू टू दिस एक्सेस प्रेशर। कब तक राइज करेगा? टिल वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, इसको शॉर्ट में लिखा है, ध्यान रखिएगा, ये वेट है, वेट ऑफ लिक्विड कॉलम becomes equal to what? Equal to this excess pressure, यानी इस एक्सेस प्रेशर के इक्वल हो जाए तब तक ये राइज करेगा। अब प्रेशर ड्यू टू वेट कितना होता है तो उसका फार्मूला आप पहले से जानते हो, रो जी एच, यानी ये ड्यू टू वेट है, मतलब मान लीजिए ये एच हाइट तक राइज करके बैलेंस कर गया, तो इस लिक्विड कॉलम का जो वेट होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा रो जी एच। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक यहाँ भी है, लेकिन उसके अलावा जो सरफेस टेंशन एक्सेस लगा हुआ है उसको इसका लिक्विड कर रहा है यहाँ बैलेंस। तो यानी कि ये प्रेशर वेट की वजह से है और ये प्रेशर सरफेस टेंशन की वजह से है। अगर आप दोनों को इक्वेट कर दो तो आपको बहुत ही खूबसूरत फार्मूला
रो जी एच इज इक्वल टू 2 सिग्मा अपॉन आर मिल जाएगा, यानी एच का फार्मूला 2 सिग्मा अपॉन रो जी आर। ये फार्मूला है एसेंट फार्मूला। हाइट कितनी होगी, कितनी राइज करेगी, ये उसका फार्मूला है। फार्मूला बहुत ही इजी है, कॉन्सेप्ट बहुत इजी है कि ये राइज होगा तो एक्सेस प्रेशर की वजह से और एडहेशन और एक दूसरे को गैप अप करते हुए जो प्रेशर प्रोड्यूस होगा वो इतना होगा, और वो तब तक होगा जब तक कि इसका लिक्विड कॉलम का वेट इसको बैलेंस ना कर जाए, और फाइनली ये फार्मूला होगा। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है, इसमें जो आर है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का होता है। तो कई बार हम लोग इसको थोड़ा लिंक कर लेते हैं रेडियस ऑफ ट्यूब के साथ। अब रेडियस ऑफ ट्यूब के साथ इसको कैसे लिंक करेंगे वो मैं आपको थोड़ी लिंकिंग बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले आई होप आपने इसको नोट कर लिया है। मैं इसको हटा देता हूँ और ये फाइनल फार्मूला रखता हूँ केवल। ये दोनों कॉन्सेप्ट आपने समझ ही लिया है। इसके साथ मैं ज़रा कैपिटल आर को इस ट्यूब की रेडियस के साथ मैं समहाउ लिंक करूँगा इसको। वो लिंकिंग मैं आपको बता देता हूँ, लिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैं पहले इसको हटा दूँ। सो आइए ज़रा, मैंने इसको यहाँ पे क्या किया हुआ है, जूम किया हुआ है ये। अब जो यहाँ इमेजिनरी रेडियस ऑफ कर्वेचर बन रही होगी वो कुछ इस तरीके से बन रही होगी। यहाँ का एंगल ऑफ कांटेक्ट मान लिया थीटा है, आपको पता है एंगल ऑफ कांटेक्ट सरफेस के साथ और लिक्विड के इनसाइड जो टेंजेंट है उसके बीच का एंगल है। मान लेते हैं कि ये इसका सेंटर है, इमेजिनरी जो कर्वेचर बना हुआ है उसका सेंटर यहाँ कहीं है। ये वाली डिस्टेंस r हो जाएगी। ये जो ट्यूब है कैपिलरी ट्यूब, इसकी रेडियस इसको लिखी जा सकती है कैपिटल R को। यहाँ एक ट्रायंगल बन जा रहा है आप अगर देखेंगे तो। अब ये वर्टिकल और ये हॉरिजेंटल, इसके बीच में एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा ये वाला पार्ट। तो ये जो टेंजेंट है ये 90 है, तो ये वाला अगर 90 माइनस थीटा, ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा। आई होप आपको ये एंगल प्रोजेक्शन समझ आया कि एंगल ऑफ कांटेक्ट यहाँ जो कि हमेशा इस रेडियस के टेंजेंट यानी कि परपेंडिकुलर होता है और हॉरिजेंटल वर्टिकल एक दूसरे से 90, तो ये थीटा है तो इंटीरियर 90 माइनस थीटा, और ये दोनों एंगल एक दूसरे से 90 हैं तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये थीटा। अब अगर आपको ये r पता है और ये स्मॉल r निकालना है, मतलब आप इसको इसके साथ लिंक करना चाहते हो या इसको इसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, क्योंकि ये हमें पता होगी, ट्यूब पता होगी, उसकी रेडियस पता होगी, लेकिन इसकी रेडियस हमें यूजुअली नहीं पता होती है। तो अगर आपको लिंक करना है तो जो ट्रायंगल यहाँ फॉर्म हुआ है ये r उसके बेस का काम कर रहा है और ये हाइपोटेनियस का काम कर रहा है, और बेस और हाइपोटेनियस का रिलेशन होता है कॉस, जिसको आप लिख सकते हो r बाई यानी बेस बाई हाइपोटेनियस। ऐसे में अगर आपको कैपिटल R निकालना हो तो आप स्मॉल r बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं। ये एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फॉर्मूला है। इस फार्मूला को अगर इस हाइट वाले फार्मूला में कैपिटल R की जगह रखें तो एसेंट फार्मूला आ जाएगा 2 सिग्मा अपॉन रो जी और स्मॉल r बाई कॉस थीटा, डिवाइड के डिवाइड में है तो ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा। ये रियल फार्मूला है कैपिलरी ट्यूब का कि एसेंट फार्मूला जिसे कहते हैं, यानी हाइट ऑफ राइज ऑफ लेवल ऑफ द लिक्विड, जिसमें से थीटा क्या है, यहाँ जो कॉस के साथ थीटा लगा हुआ है वो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है। ध्यान रखिए वो थीटा एंगल ऑफ कांटेक्ट है जिसका आपको ऑलवेज ध्यान रखना है। तो आई होप कि h इज इक्वल टू 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर का फार्मूला बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ, और स्मॉल r के फॉर्म में ही आपको इसको ध्यान रखना है। यहाँ एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि h का r के साथ कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन, यानी ट्यूब जितनी पतली होगी, ट्यूब, अब ये रेडियस ऑफ ट्यूब है, अब ट्यूब जितनी पतली होगी इसका लेवल उतना ही राइज करेगा। कॉमन सेंस से भी सोचेंगे, ट्यूब जितनी पतली होगी वेट, हाइट बढ़ने के साथ वेट बैलेंस कर पाएगा उसको, तो वेट तभी बढ़ेगा जब बहुत हाई लेवल तक राइज करे। तो इसीलिए जब ये पतली होगी तो बहुत हाई लेवल तक राइज करेगा। तो स्टेम्स में, प्लांट्स में, जो आपको पता है स्टेम्स या रूट के अंदर जो ट्रांसफ़र हो रही होती है, इतने लंबे लंबे पेड़ होते हैं, लेकिन क्योंकि उनके अंदर
जो स्टेम्स है उनकी काफ़ी रेडियस कम है, तो उसमें वाटर लेवल अप टू 100 मीटर तक भी, अप टू 50 मीटर 40 मीटर तक राइज कर जाता है बहुत आसानी से। यह आपने थोड़ा बहुत सुना होगा और जानते भी होंगे आप। तो खैर, जहाँ भी कैपिलरी एक्शन होगा उसमें ये फॉर्मूला काम का है, एच इनवर्स रिलेशन है, जितना रेडियस कम होगा हाइट उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ एक और बात बड़ी स्पेशल है वो मैं बताऊँ, लेकिन उससे पहले हटाता हूँ और फार्मूला को लिख करके फिर लास्ट फाइनल डिस्कशन करता हूँ। सो यहाँ एक बड़ी कॉन्सेप्चुअल पॉइंट है जो आपसे अक्सर पूछा जाता है कि तब क्या होगा अगर मान लीजिए किसी कैपिलरी के अंदर, कैपिलरी ट्यूब के अंदर लिक्विड का लेवल राइज कर रहा है और उसकी हाइट सफिशिएंट ना हो, तब क्या होगा। ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि अगर मान लिया इसको हाइट इस राइज इस हाइट तक होना था और कैपिलरी ट्यूब यहीं तक ख़त्म हो गई, अब क्या होगा। तो आप फिर से एक बार हाइट ऑफ राइज का फार्मूला याद करिए। आपने पढ़ा था 2 सिग्मा अपॉन रो जी कैपिटल आर, या फिर स्मॉल आर के साथ आपने कॉस थीटा का साइन समझा था। तो आप इसको समझेंगे कि अगर मैं इस आर को यहाँ ले लूँ एच इंटू आर को, तो हो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन रो जी। इसमें से ये चारों चीज़ें कांस्टेंट हैं, लिक्विड सेम तो उसका सरफेस टेंशन सेम, उसकी डेंसिटी सेम और जी सेम। ये कांस्टेंट वैल्यू है जिसको आप कहते हैं कांस्टेंट। अब आप इसी पॉइंट को समझिए, h इंटू आर कॉन्स्टेंट है, इसका मतलब H1 R1 ठीक बराबर होगा H2 टाइम्स ऑफ R2 के, यानी इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। तो एक बार मैं फिर से कहता हूँ आपसे, इस इंटरेस्टिंग फैक्ट को समझिए। अगर हाइट कम है तो ऑटोमेटिकली रेडियस बढ़ जाएगा। समझिए इसको, हाइट कम है यानी सफिशिएंट हाइट की नहीं है तो रेडियस ये कम है, तो ये अपने आप राइज हो जाएगा। रेडियस राइज होने का मतलब यहाँ से ये कुछ ऐसा किस इस तरीके से हो जाएगा। कई बार तो ये इनफाइनाइट प्लेन तक होके इनफाइनाइट रेडियस फॉर्म हो जाएगा, यानी इसको अपने इनफाइनाइट वैल्यू तक जाने की कैपेसिटी है। ये बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे प्लेन हो जाएगा। लेकिन अगर ये सोचे इनफाइनाइट हो गया तो एच आर की वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है, ये वैल्यू इनफाइनाइट तो होगी नहीं, यानी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी जहाँ तक इनका प्रोडक्ट बढ़ना है। अगर एच सफिशिएंट ना भी है तो आर इंक्रीज होकर के इसको बैलेंस कर जाएगा और लिक्विड फॉल नहीं होगी। तो फिर से एक बार समझिए, लिक्विड फॉल नहीं होगी क्योंकि एच इंटू आर की वैल्यू कांस्टेंट। अगर एच छोटा है तो आर बढ़ेगा, एच कम हो जाएगा तो आर बड़ा हो जाएगा। आर बड़ा कैसे होगा, यहाँ से ये थोड़ा ऊपर उठेगा, इसको जूम करके बताता हूँ। ऐसे है, ये पहले ऐसे हो जाएगा, फिर ऐसे हो जाएगा, फिर धीरे धीरे प्लेन हो जाएगा, और जैसे ही प्लेन होगा ये फर्दर राइज होना बंद कर जाएगा। कॉमन सेंस से सोचिए, और राइज होना बंद हो जाएगा तो ओवरफ्लो के कोई चांसेस है ही नहीं, क्योंकि ये ऊपर जाता तब तो ओवरफ्लो होते। कॉन्सेप्चुअली भी इसको समझा जा सकता है कि राइज होने के पीछे कहीं ना कहीं एडहेसिव और साथ में ब्रिंग। अब अगर कोई पार्टिकल यहीं स्टॉप हो जा रहा है तो एडहेशन खत्म हो जाएगी, ये ऊपर जाएगा, चिपकेगा किससे, और जब तक चिपकेगा नहीं ये राइज होगा नहीं, तो अल्टीमेटली राइज नहीं होगा। ये दूसरा कॉन्सेप्ट है सोचने का। इसी में एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट से भी आप सोच सकते हैं कि एच का फॉर्मूला है 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी स्मॉल आर। तो आप सोचिए ये कॉस थीटा एच और आर, जैसे जैसे हाइट की वैल्यू रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी कॉस थीटा ज़्यादा इंक्रीज हो सकता है। तो यहाँ से जो एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट एक्यूट था ये बढ़ता बढ़ता कहाँ तक जा सकता है, तो आंसर इज इनफाइनाइट तक जा सकता है और उसको बैलेंस कर जाएगा। ओवरऑल आपको ये वाली लॉजिक ध्यान रखनी है और एक कॉमन सेंस ध्यान रखना है कि जब ऊपर कोई होगा ही नहीं तो ये किसे कैच करेगा और फिर चढ़ेगा कैसे। जैसे जब आप किसी वॉल के ऊपर क्लाइंब कर रहे हो, अगर ऊपर कोई कुछ होगा ही नहीं तो आपका लेवल ऊपर बढ़ेगा कैसे, तो ओवरफ्लो तो होने का चांस ही नहीं होता। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बातचीत है कि इनसफिशिएंट हाइट में ओवरफ्लो नहीं होता, वहीं जाकर के रुक जाता है और रेडियस इंक्रीज होता होता धीरे धीरे पूरा प्लेन हो जाता है। ये आपको ध्यान रखनी है कैपिलरी ट्यूब में इनसफिशिएंट हाइट में। और लास्ट ओवरऑल कैपिलैरिटी में एक और बात का आपको बड़ा ही स्पेशल है जिसको ध्यान रखना है, मैं बताता हूँ उसको। सो लास्ट एक और बातचीत ध्यान रखिए, जो भी कैपिलरी राइज हो रही होती है, अगर मान लीजिए ये एच हाइट तक राइज करता है कहीं से, यहाँ से एच हाइट तक, तो अगर आपने इसी कैपिलरी ट्यूब को ऐसे इंक्लाइन वे में टर्न कर दिया तब भी ये राइज सेम ही हाइट तक करेगा, यानी वर्टिकली ये हमेशा सेम हाइट तक ही रहेगा। क्यों?
क्योंकि इसकी लिंक वेट से है, और वेट का मतलब रो जी एच, और रो जी एच में एच हाइट को सिग्निफाई करता है, ये वाली हाइट नहीं, ये वाली हाइट, ग्राउंड से कितना ऊपर आया है उससे ये डिज़ाइन होता है। तो ये हाइट ऑलवेज सेम रहेगा। तो सपोज रो जी एच से आपने जो भी हाइट निकाली है वो ये वाली हाइट, कई बार ये डिस्टेंस आपसे पूछा जाता है, तो ये थीटा पता है, और रो जी एच से आपने एच का फॉर्मूला 2 सिग्मा कॉस थीटा अपॉन रो जी आर लगाया, इससे आपने क्या किया, हाइट निकाल ली, ये हाइट ये वाली हाइट निकलेगी, आपको फिर इस हाइट को इस थीटा के साथ लिंक करके इसको सब्स्टिट्यूट करना होगा। कैसे सब्स्टिट्यूट करेंगे? सो इसका सब्स्टिट्यूशन आपको पता है कि आपको यहाँ एंगल लगाना है, कौन सा, ये थीटा के ठीक सामने परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, तो आप साइन थीटा इज इक्वल टू लगा सकते हैं h बाई डी। तो अगर आपको d निकालना है तो आप आराम से h बाई साइन थीटा कर सकते हैं। अब अगर कोई कैपिलरी ट्यूब इंक्लाइंड हुई है तो किस एंगल से होगी वो आपको गिवन होगा, वो आपको थीटा यहाँ प्लेस करना है। हाइट कितनी राइज होगी वो कैपिलरी वाली फार्मूला से, एसेंट फार्मूला से निकाल लेना है, और h बाई साइन थीटा से ये वाली डिस्टेंस निकल जाएगी कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो वर्टिकल हाइट हमेशा सेम रहेगी, वो चाहे ऐसी हो चाहे इंक्लाइंड हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पार्ट 3 में ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें पता लगी, लाइक सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, कोहेशन एडहेशन, और साथ में एक्सेस प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप, वाटर ड्रॉप, किसी भी कर्व सरफेस का, और साथ में कैपिलरी रिएक्शन, एसेंट फार्मूला, ये सारी केसेस आपको क्लियर हुए। तो मैंने एंटायर 3 सीरीज़ में बहुत सारी चीज़ें कवर अप करने की कोशिश करी है। तो बाद में एक मैं क्वेश्चन सीरीज़ डालूंगा, उसमें भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, लेकिन फ़िलहाल इतने से आपका काम चल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी, बाकी एडिशनली आप क्वेश्चंस करके सॉल्व कर सकते हैं। तो होप आपको काफ़ी मदद मिली इससे। आप करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।